आज भी आप तशरीफ़ लाए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले जो मैं आज बात करना चाह रहा हूँ कि रमज़ान शरीफ आखिरी अशरा शुरू हुआ चाहता है, लेकिन जिस अंदाज से हमने देखा कि जितनी सख्ती, जितना कानून, जितने लॉकडाउन, खुसूसी लॉकडाउन नमाज के औकात और नमाजियों के लिए किए गए, इतना तो किसी के लिए भी नहीं किया गया। हमारी मसाजिद हों, हमारी इमाम बारगाहें हों, रमज़ान शरीफ हम मुसलमानों के लिए वो महीना होता है, इबादत का महीना होता है, मग़फ़िरत का महीना होता है। लेकिन सिंध हुकूमत ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। कभी कहते हैं वफाक फ़ैसला करे हम करेंगे, कभी कहते हैं वफाक कुछ भी करे हम कुछ और करेंगे। और जो मेरा ख़दशा था, जो मैं अक्सर आपसे कहता रहा, ये नालायक आला जो कन्फ्यूज़ से बढ़कर कुछ और हैं आगे। नालायक आला जिस अंदाज से सिर्फ़, मैं कहता हूँ हमारे एंकर से बात, शोज़ के दौरान बात होती है, ख़बरें पढ़ने वाले जो हैं, मैं कहता हूँ आप लोगों की नौकरियाँ ख़तरे में पड़ गई हैं। हमारे वज़ीर आला साहब ने, इनको पता है कि इन्होंने जाना है इस सीट से। जिस तरीके से इन्होंने मिस हैंडल किया है इस कोरोना के इशू को, इनको पता है कि इनकी नौकरी ख़त्म होनी है। वैसे ज़रूरत भी नहीं है, माशाल्लाह 12 साल से जिसके पास सिंध की ख़जाने की कुंजी हो, जिसके कुंजी से, जिसके कलम से 15,000 अरब रुपए होके गुजरे हो, तो उससे क्या करनी। लेकिन फिर भी चलो दिखावे के लिए क्यों ना सही, मुराद अली शाह साहब की नौकरी पक्की हो चुकी है। जिस दिन ये नौकरी फारिग होगी, कहीं भी जाके वो बेहतरीन न्यूज़ एंकर बन सकते हैं। हर रोज़ सीएम हाउस के कमरे से निकलते हैं, दूसरे कमरे में आते हैं, एक सेट लगा होता है, माइक लगा होता है, और वो बुलेटिन पढ़ना शुरू करते हैं। उनका वो खौफ फैलाओ बुलेटिन स्टार्ट हो जाता है। इतने मर गए, इतने टेस्ट हो गए, इतने ये हो गया, घरों में घुस जाओ, लोग मर गए, अस्पताल भर गए, वेंटिलेटर ख़त्म हो गए, मर गए, याउस हैं, घोड़ाड़े। इसके अलावा कुछ पता चला आपको? ये रोना धोना बुलेटिन कोरोना का बुलेटिन नहीं होता। कोरोना का बुलेटिन आपके चैनल्स में सुन रहे होते हैं, बताते हैं भाई ये परेशानी हो गई, यहाँ दुनिया में ये हो गया, स्वीडन ने नहीं लगाया, लॉकडाउन नहीं किया, ब्रिटिश ने कर दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक और बुलेटिन होता है जिसमें इमरान खान साहब, उनकी काबीना बैठी होती है, बताते हैं कि हमने 1200 अरब का पैकेज दिया, हमने ये किया, हमने गरीबों को 144 अरब रुपए दे दिए, हमने बिजली के बिल रेजिडेंशियल भी 3 माह के लिए उनकी किस्तें कर दी, हमने जो बेरोज़गार मज़दूरों के लिए अलग पैकेज लेकर आ गए, हमने जो इंटरेस्ट रेट था वो 8% पे आ गया, हमने इंडस्ट्री खोल दी, ये खोल दिया। मतलब फेडरल गवर्नमेंट की, असद उमर साहब की और दीगर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बताया जाता है, ज़रूर एक फिगर बताई जाती है, तादाद। अरे भाई, ये जो तादाद बनाने के लिए डेली बुलेटिन आप लगाते हैं मुराद अली शाह साहब, ये किसी कहते हैं ना, उसको एडवाइज़र को कहते हैं, डिसइंफॉर्मेशन वाले को, वही बता दिया करेगा। सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए मुराद अली शाह साहब एक रोना धोना बुलेटिन उनका हर रोज़ चलता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कोरोना का उससे क्या वास्ता है? क्या कुछ आपने किया है? और मैं अगर असल बात उस पर आता हूँ कि मुझे यकीन जानिए, बहैसियत मुसलमान मैंने तय कर लिया है, जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, कि ये कोई साजिश के तहत इन्होंने कहा कि कहीं जो मुसलमान जाके दुआएं मांगें, मस्जिदों में दुआएं मांगें और कहें कि अल्लाह ताला इन करप्ट सिंध के हुक्मरानों से जान छुड़ा दो, जिन्होंने सिंध को एड्स लगा दी, अल्लाह ताला उनसे जान छुड़ा दो, जिन्होंने कुत्तों से कटवा दिया, अल्लाह ताला उनसे जान छुड़ा दो, जिन्होंने थर में बच्चे बनवा दिए, अल्लाह ताला उनसे जान छुड़ा दो, जिन्होंने रोडें तबाह कर दी, अल्लाह ताला उनसे जान छुड़ा दो, जिन्होंने कोरोना के अंदर भी माल बनाया, जिन्होंने कोरोना में भी डॉक्टर हमारे फुरकान की जान नहीं बचा सके, अल्लाह ताला उनसे जान छुड़ा दो। तो उन्होंने कहा कि रास्ते बंद कर दो, मस्जिदें ही बंद कर दो। लेकिन एक आयत में सूरह बकरा की, मैं एक आयत आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 114 है, वमन अज़लमु मिम्मन मना अल मस्जिदल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसआ फ़ी ख़राबिहा व उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़ज़्यु व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम।
उर्दू का तर्जुमा सुन लीजिए और इसके बाद होश के नाखून ले लें। सिंध के हुक्मरानों से कहता हूँ, होश के नाखून लो। और इससे बढ़कर जालिम कौन जो खुदा की मस्जिदों में खुदा के नाम का जिक्र किए जाने को मना करे और उनकी वीरानी में साई हो। इन लोगों को कुछ हक नहीं कि इनमें दाखिल हो, मगर डरते हुए इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में भी। तो मैं कहना चाहता हूँ उन हुक्मरानों के लिए जिन्होंने मसाजिद को, इमाम बारगाहों को, हमारी इबादत गाहों को रमज़ान शरीफ में इबादत के लिए बन गया, उनके लिए कुरान शरीफ ने कह दिया है कि उनके लिए रुसवाई है। इंशाअल्लाह इनके लिए हमें रुसवाई नज़र आती है। और जिस अंदाज से, और मैं कहता हूँ SOPs के समेत साथ अगर पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से नमाज़ें पढ़ने की इजाज़त है, तरावीह की इजाज़त है, SOPs मार्केटों में लग सकती हैं। SOPs हर जगह, SOP ये खोल दो SOP के साथ, ठीक है SOP हो रही है नहीं हो रही, तो SOPs के साथ मसाजिद क्यों नहीं खुल सकती थी? सबसे पाक जगह मस्जिद होती है जिसमें उलमाए कराम होते हैं, तुलबा होते हैं, नमाजी होते हैं, सब बावजू होकर जाते हैं। तो कोई, मैं नहीं समझता कि मस्जिद के अंदर इस तरह आपने SOP से हट के भी मतलब ख़ास तौर पे एक तो लॉकडाउन होता था, लेकिन 12 से 3:30 का अलग लॉकडाउन था, नमाज रोको लॉकडाउन। तो जनाब गुज़िश्ता रात भी मैंने बाजमात SOPs के समेत मैंने तरावीह अदा की है। मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह इसके बाद जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं बाजमात SOPs के साथ नमाज अदा करूँगा। नमाज ईदैन भी इंशाअल्लाह हम SOPs के साथ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अदा करूँगा। और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि हमें आपस में ये जिस अंदाज से नाअहल वज़ीर आला ने, जिस अंदाज से पहले इन्होंने, मैं कहता था जब दिल करे सिंध कार्ड उठा लेते हैं, ख़तरा हो गया, लिसानियत फैला देते हैं। सिंध असम्बली में लिसानियत फैलाने का ज़िम्मेदार मुराद अली शाह साहब होते हैं। जब कोई मसला हो जाए, कभी 18वीं तरमीम को कहेंगे सिंधियों से जुल्म हो गया, भाई हम सब सिंधी बैठे हुए हैं यहाँ, ये कभी 18वीं तरमीम और इशू के ऊपर सिंध कार्ड खेलते हैं, ये लिसानी मुनाफरत फैलाते हैं। और उसके बाद मैंने कहा वो भी सच था कि इन्होंने एक साजिश के तहत मुल्क की मईशत तबाह करने के लिए इन्होंने कराची में सख्ती की हुई थी, लॉकडाउन। वो तो हम ना खोलते, ये भी ना खोलते। ये चाह रहे थे कि कराची की मईशत तबाह हो तो पूरा सिंध की मईशत तबाह हो, पूरे सिंध की तबाह हो तो पूरे पाकिस्तान की मईशत तबाह हो और इमरान खान नाकाम हो जाए। इमरान खान की हुकूमत को, मेरे कप्तान की हुकूमत को नाकाम करने के लिए इन्होंने कराची को बंद कर दिया था। वो भी एक साजिश थी मुराद अली शाह एंड को की। और अब जो साजिश है, मैं कहता हूँ शाह साहब अल्लाह माफ़ करे, आपने जो गंदी घटिया हरकत की है, अली हमारा भी है, अली आपका भी है, अली इनका भी है, अली करमल्लाह वजहो सबके हैं। वो बीबी फातिमा के शौहर हैं, नवासे रसूल के वालिद हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक के कज़न भी हैं, सहाबी भी हैं, और चारों साहिबा कराम मैं समझता हूँ वो सब कुछ है। तो कैसे यौम अली को आपने एक कंट्रोवर्शियल कर दिया? होना चाहिए, इबादत थी, अगर ये इबादत करते हैं होनी चाहिए, ये जुलूस निकालते हैं होनी चाहिए। SOPs के तहत जब सब काम हो सकता है, जब मार्केटें खुल सकती हैं SOPs के तहत, तो जुलूस कैसे नहीं हो सकता था? तो जब जुलूस हो सकता था तो तरावियाँ कैसे नहीं हो सकती थी? जब तरावियाँ हो सकती थी तो नमाजें कैसे नहीं हो सकती थी? मैं, और जो फितना इन्होंने डाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हमारे यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ मजहबी मुनाफरत ख़त्म हो चुकी थी, चूँकि इसमें दुनिया आ जाती है बीच के अंदर। मुराद अली शाह एक और फितना इन्होंने पैदा कर दिया। आज मैं सुन रहा हूँ गली महल्ले में इश्यूज़ बन रहे हैं कि जी ये हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, ये हो गया। मतलब आपका काम था ना शाह साहब, आप मैनेज करते इजलास, जुलूस को इजाज़त कब देनी है, कब नहीं देनी है, कैसे देनी है। जुलूस होना चाहिए था, मैं कहता हूँ होना चाहिए था, हुआ। उसके बाद गिरफ्तारियाँ भी कर दी आपने, डंडेमारी भी कर दी। क्या चाह क्या रहे हो मुराद अली शाह? आप फितना बर्पा करना चाह रहे हो? आप यहाँ पहले लिसानियत फैलाते हैं, अब मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहते हो? कि मतलब लोग अजीब व गरीब देखें। और मैं पूरी कौम से कहता हूँ, अच्छा देखिए मसाजिद में नमाजें पंजाब में भी हुई, जुलूस भी निकला, KP में भी हुआ, बलूचिस्तान में भी। अब सिर्फ यहाँ फटे क्यों हो रहे हैं? लाड़काना में, शिकारपुर में, कराची में, और हमारे लोग कह रहे हैं उलमा कराम परेशान है, नमाजी परेशान है, इमाम बारगाह का नमाजी परेशान है, मस्जिद में जाने वाला नमाजी परेशान है, जुलूस में जाने वाला हमारे
अहले तशीफ भाई, हमारे मोमिन भाई, वो परेशान, सबको आपने मुसीबत में डाल दिया। और खुदा न खास्ता आप आग लगाना चाह रहे थे। हुकूमतें आग बुझाया करती हैं, हुकूमतें आग पे पानी डाला करती हैं। मुराद अली शाह, आप अपनी नाअहली छुपाने के लिए आप पेट्रोल डालते हो, जहाँ कोई आग भड़कती है आप पेट्रोल लेके आ जाते हो। ये हमारे अली मिर्जत साहब, ज़ाहिरीन और तबलीगियों का मसला स्टार्ट हो गया। कोरोना मरीज़ों का मसला है, कोरोना बीमारी है, उसको ज़ाहिर और तबलीगी में नहीं कर सकते। पहले ज़ाहिरीन के ज़रिए ईरान गए थे, आगे बाहर से चाइना वाले भी आते तो भी हो जाता। कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, सऊदी अरब से आ रहे हैं, जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको पॉजिटिव निकल रहे हैं ना। ज़ाहिरीन में पहले फिट किया गया एक तरीके। उसके बाद मुराद अली शाह ने, मैंने देखा एक चैनल के बड़े एंकर के साथ बैठ के कहा कि जी तबलीगियों की वजह से हो गया, तबलीगियों की वजह। अजी किस तरफ लेकर जा रहे हैं? तो मैं कहता हूँ शाह साहब, ये गंदी, ये घटिया तर्ज हुक्मरानी ख़त्म करें, ये गंदी सियासत ख़त्म करें। और मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर मसाजिद में नमाज बाजमात की SOP समेत जो सदर पाकिस्तान ने अनाउंस किया, उसके तहत हमें इजाज़त होनी चाहिए कि तमाम अपनी मसाजिद में जाएँ, इमाम बारगाहों में जाएँ। नहीं तो कोई बहुत बड़ा खुदा न खास्ता मैं फ़साद होता देख रहा हूँ, और कोई फ़साद हुआ तो उसका ज़िम्मेदार ये नाअहले आला, बस नामुराद नहीं कहता मैं, नाअहले आला मुराद अली शाह साहब होंगे। तो ये मैं, और इंशाअल्लाह मैं तो भाई नमाज़ अदा करूँगा, मस्जिद में जाकर SOP समय ईद की नमाज़ भी अदा करूँगा, और हम अपनी मसाजिद में जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर लगना होगा तो घर बैठे लग जाएगा, नहीं लगना होगा तो नहीं लगा, अल्लाह ताला देगा, बेहतरी करेगा, सबको ठीक करेगा। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट ईद के बाद खोलेंगे। आप अरे ड्रामे आपके अलग होते हैं। या तो आप भत्ता ले रहे हो, ये जो 20-20 हज़ार यहाँ से बेचारे किसी हमारे भाई को, अपने पश्तून भाई को जाना हो ना, यहाँ से टांग जाना हो, मर्दान जाना हो, पेशावर जाना हो, एक कारें चल रही हैं, भत्ता लग रहा है पहुँच रहा है सीधा भत्ता। 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार ले रहे हैं पेशावर KP जाने के, पंजाब के 20 हज़ार 18 हज़ार एक आदमी का। सक्खर जाना है 15 हज़ार, नवाबशाह जाना है 10 हज़ार। कारें चल रही हैं, और दूसरी हमारी कारें भी चल रही हैं। मुराद अली शाह साहब, अगर ट्रांसपोर्ट बंद करनी है, मैं कहता हूँ ट्रांसपोर्ट चलाएं, SOPs के साथ चलाएं। ट्रांसपोर्टर्स तो है ना, बस ड्राइवर कंडक्टर ट्रांसपोर्ट पाबंद करेंगे जी, ऐसे सीट होगी, मास्क होगा, ये होगा, वो होगा। मास्क दिया आपने, 15,000 अरब का 10-12 साल से बजट इस्तेमाल कर रहे हो, मास्क दिया आपने? किसको दिए मास्क आपने? दें आप। मैं कह रहा हूँ मार्केटों के बाहर मास्क दे, बस के बाहर मास्क दे, मास्क प्रोवाइड करनी तो हम भी ले सकते हैं, लेकिन भाई दुकानों पे तो भेज दो। ट्रांसपोर्ट का एक मजाक किया जा रहा है कि ईद के बाद खुलेगी। लोगों ने, किसी ने घर जाना है, किसी ने इधर आना है, कोई मजदूर है, कोई बेचारा फैक्ट्री में है, मतलब वो अपनी 1 महीने की तनख्वाह पंजाब या सक्खर जाने के लिए दे देगा। यार कोई शर्म की बात है? ईद के बाद खोलेंगे। अफ्तारी होती है 7 बजे, आपको इतनी 12 बजे अफ्तार मिलेगी। सहरी होती है सुबह 4:30 बजे, आपको इतनी दिन में 10 बजे सहरी मिलेगी। मतलब बेवक्त की रागनी। मैं कहता हूँ ये चौकड़ी भूल चुकी है सिंध हुकूमत। या तो ये बहुत ही बड़े नौसरबाज हैं, या तो इनको लोगों को तंग करके इंजॉय कर रहे हैं कि कराची के वोटर्स को तंग कर दो, चूँकि ये इसके अंदर तो इनको वोट नहीं देते, एक दफ़ा ठीक करके इनको रगड़ा दे दो। पूरे सिंध से लोग बेचारों ने नौकरियों से, कोई फैक्ट्री में था घर जाना है, कोई सेक्रेटेरिएट में था घर जाना है, कोई दुकान पे था किसी ने घर जाना है, कोई पेट्रोल पंप पे था किसी ने घर जाना है, कह रहे ईद के बाद खोलेंगे। फौरी तौर पर जैसे कि पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट खुल रही है, हम कहते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट खोली जाए, इंट्रासिटी भी इंटरसिटी भी। और कोशिश अगर आपने दी होती अच्छी बसें, आपने इस 12 साल में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया होता तो आज लोग छतों पे ना सवारी कर रहे होते। इसके भी जिम्मेदार आप हो। और उसके बाद अगर आप नहीं खोलते हो तो मुराद अली शाह साहब, उनकी कैबिनेट, फौरी तौर पे कोई अगर गाड़ी में नजर आए तो सिंध के अवाम से कहता हूँ, कोई बड़ा आदमी जो आपको ट्रांसपोर्ट ना दे रहा हो, अगर वो अपनी जीपों में फर्राटे मारता हो जाए तो रोक लें उसको, पूछें कि तुम क्यों चल रहे हो। अगर गरीब ट्रांसपोर्ट में नहीं बैठ सकता, गरीब मिनी बस में नहीं बैठ सकता, बस में नहीं बैठ सकता, तो ये नवाबीन, इब्ने नवाबीन, ये वुज़रा, ये मुशीर, ये वज़ीर, ये वज़ीर आला, हम जैसे सब लोग क्यों, हलीम आदिल क्यों बैठ सकता है? कि सारे बड़े लोग, सारे लोग, गाड़ी जिसके पास है वो कैसे बैठ सकता है? कोई कानून करो ना। कार की इजाज़त है, बस की इजाज़त नहीं है, बड़े को इजाज़त है, छोटे को इजाज़त नहीं है। परसों मैंने देखा, पुलिस मोबाइल में भी वीडियो शेयर करता हूँ आपसे, एक पुलिस मोबाइल में 25 लोग बेचारे भर के जा रहे थे, वो भी हम जहाँ गरीब होंगे बेचारे सिपाही, मोटरसाइकिल पे दूसरा नहीं बैठ सकता। वाह सही वाह तुम्हारे ड्रामे। मतलब आपने अपनी गाड़ियों में
वज़रा फिर रहे होते हैं 5-5 गाड़ियों में, मतलब सब कारों वाले हम सब फिर रहे होते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो कैसे ट्रांसफ़र करे? क्या गरीब के घर में बीमारी नहीं होती? क्या गरीब का कोई दामाद, कोई बहनोई, कोई साला, कोई भाई नहीं होता? क्या गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता? क्या गरीब ने किसी के घर नहीं जाना होता? क्या गरीब ने अस्पताल नहीं जाना होता? क्या गरीब ने दुकानदार के पास नहीं जाना होता? क्या गरीब ने ईद मनाने नहीं जाना होता? आपने नादिर शाही हुक्म दे दिया, ट्रेन भी नहीं खुलने देंगे। सही अवैध शाह, और आप तो मुझे आइंदा के चीफ मिनिस्टर लगते थे। आप में तो मुझे लगता था कि कोई करंट है, कुछ उम्मीद आप उसमें थे, लाइन में लगे हुए थे। लेकिन आपके ट्रांसपोर्ट के स्टैंड्स ने, ट्रेन गरीब की सवारी है ना जी। और मैं चैलेंज करता हूँ, भैया इसके ये ना हो कि अभी पता चलने के बाद कि अच्छा गाड़ियों वाले 15-15 हज़ार ले रहे हैं, आपकी टीम पहुँच जाए सुराबकोट भत्ता लेने के लिए, आपकी स्पेशल टीम, आपके वर्कर ही आपने छोड़े होते हैं, जाले पहुँच जाए, भाई हमारा हिस्सा कहाँ गया? तो इसलिए दूसरी मेरी डिमांड है कि फौरी तौर पे इसको खोला जाए, ट्रांसपोर्ट को खोला जाए। और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि मार्केट्स, पता नहीं आपको अकल देने वाले कहाँ से आ गए। मैं तो अपने शहर की बात करूँगा जो सबसे बड़ा शहर है। ताजरों ने जो डिमांड की है, चूँकि प्रेशर पड़ गया, 2 महीने से लोग घरों में बंद थे, ताजरों की डिमांड है कि जी रात 2 बजे तक मार्केट्स खोली जाएँ। मैं कहता हूँ ताजरों की डिमांड के साथ है, ताकि प्रेशर कम हो। देखिए रमज़ान शरीफ में कोई 8 बजे नहीं उठता, हम सब आती हैं सहरी करके। हक़ाइक़ पे बात करें ना जी, रियलिटी पे बात करें। हम सब रात को सहरी करके सोते हैं, कोई 8 बजे 10-11 बजे उठते हैं, उसके बाद को अपने काम वाम करते हैं। मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। 4 बजे कहते हैं बंद कर दो, इस 3-4 घंटे के अंदर फिर जैम पैक हो जाता है। भाई मैं तो कहता हूँ 24 घंटे खोलो, कोई जल्दी जाए, कोई बाद में आए, कोई पहले जाए, कोई रात को जाए, उसमें क्या होगा? वो उनकी मंतक क्या है कि जी अगर हम 24 घंटे खोलेंगे तो अफ्तार के बाद लोग पहुँचेंगे। नहीं, जो समझदार होंगे, जिन्हें पता होगा, वो पहले भी जाएंगे, कोई बाद में जाएगा, कोई रात को जाएगा, कोई अफ्तार में जाएगा। मैं कहता हूँ फौरी तौर पे कम से कम रात 2 बजे तक मार्केटों को खोल दिया जाए। मार्केटों को SOPs, अच्छा इंतज़ामिया का काम सिर्फ ये हमने देखा, पहली दफ़ा देख रहे हैं, इसको बंद कर दो, इसको खोल दो, इसे जेल में डाल दो, इस पर FIR काट दो। भाई आपका काम है अवेयरनेस फैलाना, आपकी कमेटी में शामिल ना, कोई अवेयरनेस फैलाई आपने? अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं किया आपने। इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है अवेयरनेस देने में, नाकाम हो चुकी है लोगों को समझाने में, नाकाम हो चुकी है सिंध हुकूमत लोगों को मास्क देने में, लोगों की प्रोटेक्शन करने में। मैं समझता हूँ, लेकिन दूसरी जानिब तो मैं दूसरी बात आज फिर मैं कहता हूँ, आप लोगों ने शायद एक वीडियो देखी हो, एक बुज़ुर्ग खातून को 6 फुट ऊपर से नादरन बाईपास पे एक खड्डे में उनकी डेड बॉडी फेंकते हुए किसी ने देखी? नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो मैं आपको वीडियो अभी भेज देता हूँ। एक खातून को कोरोना हो जाता है, उनकी डेथ होती है, उनको बताया नहीं जाता, उनको आगे एम्बुलेंस, पीछे पुलिस मोबाइल, जैसे खुदा न खास्ता ये कोई फूलन देवी को कहीं जेल में बंद करने जा रहे। मासूम बुजुर्ग खातून थी, हमारी माँ थी, वो किसी की माँ थी, कोई उसका बेटा था, उनको देखे अब मन बताया नहीं जा रहा किसी को कि तुम्हारी माँ को लेकर जा रहे हैं। 3 थाने क्रॉस करती है, ओझा से उसको उठाते हैं, खातून की, बुजुर्ग की डेड बॉडी को, जिसके बेटे को कोरोना था, वो बेटा भी निकल आता है, वो निकल के खातून के पीछे, आगे हायरू, पीछे मोबाइल, उसके पीछे उसका बेटा और दामाद जिसको कोरोना था। वहाँ जाते हैं, दूर से देखते हैं कि वहाँ जाके 10 फुट में वीडियो भेजता हूँ, वहाँ से धड़म करके नीचे फेंक देते हैं डेड बॉडी को। उसके बाद वही कोरोना में मरीज बच्चा और उसका दामाद जो है वो उसकी मिट्टी डालते हैं उसके अंदर। डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो, उसको भी वो एक ख़ास कब्रिस्तान बना दिया 80 एकड़, वो भी खा जाएंगे। वो 80 एकड़ कब्रिस्तान के नाम पर रखा ना, उधर इनके नाम का कुछ जाली गोट बनाओ, ये वाला शहीद का गोट ना बनाओ। चांद भाई चैलेंज करता हूँ, अगले साल चलना वहाँ गोट बना हुआ होगा इनका इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो को जाके उधर दफना दिया। देखिए SOPs मौजूद हैं, कब्रिस्तान की SOPs हैं, उसमें डालते हैं, ताबूत में डालते हैं। मैं कहता हूँ एक छोटी सी बात मैं करूँगा, बात है तो सच, लेकिन बात करनी हमें पड़ती है। उस बुज़ुर्ग खातून को, जिसका रिश्तेदार कोई वज़ीर नहीं था, वज़ीर आला नहीं था, बड़ा आदमी नहीं था, उसको आप जाके पहाड़ में धक्के दे देते हो। डॉक्टर कादिर सुमरो, एक डॉक्टर को आप दबा देते हो। मेहदी शाह साहब मेरे दोस्त थे, अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका किसी बात में कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं फ़र्क बता रहा हूँ एक बताने के लिए, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे,
कोई मेरा रिश्तेदार होगा, कोई इनका होगा, कोई साफ़ी भाई की, जिसकी पहुँच होगी वो तो जिस चाहे कब्रिस्तान में ले जाएं। उनको मेहदी शाह साहब की तदफीन होती है वादी हुसैन में, ठीक है, चूँकि बड़े आदमी थे, होनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ होनी चाहिए। कब्रिस्तान SOPs के तहत जो कब्रिस्तान रखे हैं, 4-6 आदमियों आए, बुलाएं, जनाजा हो, डायरेक्ट उठाया बगैर जनाजे के आपने खड्डे में फेंक दिया है गरीब औरत को। गरीब भी नहीं, मिडिल क्लास की एक खातून जिसका कोई रिश्तेदार बड़ा नहीं था, कोई MP नहीं था, कोई MN नहीं था, वजीर नहीं था, बड़े लोगों के लिए, मरने के बाद भी बड़े लोगों के लिए SOPs मौजूद, और SOPs हैं, छोटे के लिए और SOPs हैं। तो मैं कहता हूँ ये जो ड्रामा है, नबील गबोल ने कहा 3-3, पता नहीं वो क्या सच है झूठा, लेकिन भाई नबील गबोल से पूछो। नबील गबोल कह रहा है $3,000। भाई मुराद अली शाह साहब कौन दे रहा है $3,000 आपको? अरे नबील गबोल हमारी तर्जुमानी नहीं करता, नबील गबोल आपकी तर्जुमानी करते हैं पीपल्स पार्टी में। वो कह रहे हैं डेड बॉडीज बना के 3,000 ले रहे हो, अब तो मुझे भी शक लग रहा है। और दूसरी बात, खुर्रम शेर जमान को मैं सपोर्ट करता हूँ। खुर्रम शेर जमान ने ठीक कहा है कि बढ़ा चढ़ा कर केस पेश किए जा रहे हैं। क्यों पेश किए जा रहे हैं? आपने देखा वो पीर जो गोट में 80% लोगों को निकला ही नहीं। भाई पीर जो गोट में पता नहीं 250 लोगों को कोरोना इफेक्टेड करार दे दिया था, जब प्राइवेट लैब से किया तो वो कोरोना ही नहीं निकला। इसका मतलब है सिंध में जितने पॉजिटिव केस बना रहे हैं उसका वही परसेंटेज ले लो। इसका मतलब है जानबूझकर कोरोना के केसेस को बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब है जानबूझकर, जो वो कहते हैं हमारे डॉक्टर सईद आफरीदी MP है, उनके लाए किसी को पुलिस मुकाबले में गोली लग गई और मर गया, कहते हैं कोरोना में नहीं देंगे लाश। तो अब तो लगता है वाकईतन कोई खुफिया तरीके से एक लाश पे $3,000 मुराद अली शाह को मिल रहे हैं, तभी इतनी बेचैनी है। और मैं कहता हूँ आपने देखा कि बड़े के लिए मतलब वेंटिलेटर्स बड़ों के लिए मौजूद हैं, डॉक्टर फुरकान के लिए नहीं था, बहुत सारे लोगों के लिए। आज फ़ोन कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। और झूठ बोलते हैं, वज़ीर साहब आज एक झूठ बोलती हैं, मुर्तज़ा बाप दूसरा झूठ बोलते हैं, सईद गनी। अच्छा इशू क्या है इस कोरोना में? इशू है सबसे पहले मरीज़ का, फिर उस लेबर का जिसका जो लॉकडाउन से तबाह हुआ। सईद गनी साहब बात सारे सियासत की कर रहे होते हैं, आप पूरे लंतरानी मारते हैं इस्लामाबाद से लेके अपने हल्के तक। मज़दूरों के लिए सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया? मज़दूरों के लिए मुझे बताया लेबर डिपार्टमेंट ने, सिंध हुकूमत ने क्या किया? मेरे कप्तान ने तो 144 अरब एक दिए, 100 अरब क्रॉस कर चुका है हमारा, और उसके अलावा 75 अरब और आ रहे हैं। बिजलियों में 3 महीने बाद हम 3 महीने डेफर कर दिए बिजली के बिल। मतलब मैंने आपको शुरू में बताया, सिंध हुकूमत बताए मरीजों के लिए क्या किया, अंगूठो, लेबर के लिए क्या किया, अंगूठा, गरीब के लिए क्या किया, अंगूठा, राशन किसको दिया, अंगूठा। बातें बड़ी बड़ी हैं, बातें बड़ी बड़ी हैं। और इन्होंने जो कुछ किया मैं अभी उसकी तफसील आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना पे इन्होंने, ये मेरा नज़र का चश्मा भी आप कहेंगे पढ़ने के लिए वो लगा लिया, तो नज़र भी इसी लगा हुआ है इसके अंदर। कोरोना वायरस एमरजेंसी फंड और कोरोना स्पेशल ग्रांट, ये है 3 अरब 35 करोड़ 57 लाख, 3 अरब 35 करोड़ 70 लाख जो है, तकरीबन 3 अरब 35 करोड़ रुपए स्पेशल इस पे कोरोना पे लोग खर्च कर चुके हैं। और उसके अंदर सबसे ऊपर पागल बनाने के लिए, सबसे ऊपर मैसेज देने के लिए कि हमने जी 1 करोड़ 33 लाख, 3 अरब 35 करोड़ में से 1 करोड़ 33 लाख एक्सपो सेंटर को दे दिए। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ये ड्रामेबाजी देख रहे हो आप? मतलब एक्सपो सेंटर में लोग कहेंगे यार ठीक है, उसके अंदर तो बड़ा सिविल सोसाइटी और दीगर इदारे उसमें शामिल हैं, तो बड़ा पहले उनमें घुसेड़ दिया एक्सपो सेंटर को 1 करोड़ 33। भाई 3 अरब 35 करोड़ से 1 करोड़ 35 आपने एक्सपो सेंटर को दे के आप चाहते हो ये सारा गंद उसके अंदर छुपाना चाहते हो? एक्सपो सेंटर के 1 करोड़ 30 से अपने सारे 3 अरब को पाक करना चाहते हो? नहीं होंगे पाक। मैं बताता हूँ इन्होंने कितने कितने दिए हैं। इन्होंने PPEs की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब उसके लिए परचेज के लिए PPEs या डॉक्टरों के सूट के लिए दिए हैं 1 2 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़। 3 करोड़ 23 लाख के डॉक्टरों के सूट खरीदे। नज़र आए किसी को? भाई कैमरा मैनों किसी को नज़र आए? डॉक्टर बेचारे पहने हुए नज़र आए? वो डॉक्टर जो थे हमारे फुरकान कहते हैं, उनकी बीवी ने कहा कि पूरा ऊपर वाला पीस था, नीचे वाला था ही नहीं उनके पास, इसलिए बेचारों को कोरोना लग गया। 3 करोड़ 23 लाख के PPEs खरीदे, उसके लिए दे दिए गए इनको। गाउन के लिए 30 लाख, डॉक्टरों के गाउन 30 लाख के गाउन, सुनता जाओ। और VTM के लिए 1 करोड़ 92 लाख,
नहीं कितने कितने हो गए ना, हाँ 1,92,00,000। अच्छा जी, टेस्ट रैपिड किट के लिए 30 लाख। मैं तफसील आपको देता हूँ, उसको शामिल कर लीजिएगा। मैं आपको पूरा पेपर फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी, और बताता हूँ आपको, और बताता हूँ जी। आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ, देखिए तो सही, मैं हजम नहीं होने दूंगा। ये 1,33,00,000 एक्सपो सेंटर के नाम जारी करके 3.5 अरब रुपए खाना चाहते हो, मैं सबको अभी सबको देता हूँ, चेक करो इन्होंने क्या किया इसके साथ। उसके अलावा कि जी ये तो इन्होंने इसको दे दिए, टिकटें मंगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तकरीबन इन्होंने ये दे दिया कि। और उसके बाद आइए, ये 70 क्या कहते हैं 70 करोड़ का इन्होंने छोटा छोटा सामान मंगा लिया। इंडस अस्पताल, माजरत के साथ 10 मार्च को 30 करोड़ मिल गए इसको। इंडस अस्पताल, बड़ा नाम, साइंस, मेहरबानी डॉक्टर साहब। एक किस्ट टेस्ट होता है दिल्ला खान में भी 7,900 रुपये का। इस वक्त इंडस में 20 बेड हैं सिर्फ कोरोना के लिए, और 15 वेंटिलेटर में 8 चल रहे हैं, 8 नहीं चल रहे। 30 करोड़ तो अभी 10 मार्च को दिए, 30 करोड़। भाई क्या हो रहा है जी? इंडस अस्पताल को 30 करोड़ मैं भी दे रहा हूँ आपको, अब्दुल बारी। अच्छा जी, हैदराबाद के डायरेक्टर हेल्थ को 10 करोड़ रुपए दे दिए। पूछो तो सही, हैदराबाद में जाएं, अस्पतालों में कुछ नहीं है वहाँ, 10 करोड़ हैदराबाद में दे दिए गए। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इस तरीके से लंबा अमाउंट दिया, वो दे रहा हूँ आपको। डीसीज को दिए गए हैं, डीसी मलिर को 5 करोड़, और अलग से मतलब सक्खर को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए उनको दिए गए। लाड़काना के डीसी को भी 5 करोड़ दे दिए। अरे भाई तुमने क्या किया, पूछ लो इनसे ज़रा। नहीं 50 लाख दिए उसको, ज़रा भी आइंदा मिलेंगे उसको। अरे उसके अलावा डीसीज को पैसे राशन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, राशन के लिए 2 दफ़ा दिए गए, 2 करोड़ एक दफ़ा दिए, फिर उसके बाद और पैसे दे दिए उन्होंने राशन के लिए। उसके उमरकोट में 1.5 करोड़ रुपए उमरकोट में दे दिए। कुत्ते लौट रहे हैं अस्पताल के अंदर उमरकोट के। ये उमरकोट में एक लाडला एक इन्होंने आजकल पट्टा खोल के छोड़ा हुआ है यहाँ, उसको नवाजने के लिए 1.5 करोड़ दे दिया। वहाँ गया, उसने जाके पैसे निकाल लिए होंगे जी, ये बताएंगे भी, ये बताएंगे भी, ठीक है ना। मैं रमज़ान शरीफ है नापाक नहीं करना चाह रहा अपना रोज़ा, बस समझ लेना यार, इशारा के लिए बहुत है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ 1.5 करोड़ रुपये उमरकोट में जारी की, जाके देखिए तो सही। देखिए जुल्म है, इस पैसे के साथ कोरोना में लोगों को वेंटिलेटर मिल ना रहा हो, SOP जनाजे की हो ना रही हो, ये 3.5 अरब रुपए आपने खा गए, तो मैं जवाब तो लूँगा ना इनसे। इसी तरीके से ये आप देखते रहिएगा कि 3 अरब 35 करोड़ का इन्होंने, मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ कि इन्होंने 3 अरब 35 करोड़ को चूना लगा दिया, और जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप उनको सामने देख रहे हैं। इसके अलावा शोर मच रहा था टिड्डी दल, टिड्डी दल, टिड्डी दल, टिड्डी दल। इसके अंदर भी माकड़ का ना बचाए सकिया, माकड़ के चक्कर में, टिड्डी दल के चक्कर में 60 करोड़ ये इनका पीपी दल खा गया। माकड़ को माकड़ खा गई, सियासी माकड़, हुकूमती माकड़ खा गई, माकड़ के ये माकड़ ही खाई गई, ठीक है ना। अभी बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, पिछले साल इनको मिले थे 32 करोड़। साईं राहू साहब बड़े मासूम चेहरों से, बड़े मिस्टर क्लीन आगे बनते हैं, इस्माइल राहू साहब जवाब दें। वफाक ने ये नहीं दिया, वफाक ने 45 करोड़ मालियत की दवाइयाँ, स्प्रेज आपके हवाले किए। पंजाब का हमारा वज़ीर आला माशाल्लाह लाखों एकड़ ज़मीन पे स्प्रे करा चुके अपनी मदद आपके तहत। पंजाब के गांव गेटों में गाड़ियां फिर रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 32 करोड़ पिछले साल मिले और 28 करोड़ मिले पिछले हफ्ते, मतलब शोर मचाते हैं हमें कुछ नहीं। और कहीं मुझे पूछना चाहता हूँ, 60 करोड़ में पूरे सिंध के लोगों से पूछता हूँ, क्या माकड़ का स्प्रे करती हुई सिंध हुकूमत की कोई टीम नज़र आई? 45 करोड़ की इमदाद फेडरल गवर्नमेंट ने, दवाइयाँ, जहाज़, वहाँ सारे 60 करोड़ मालियत की। पंजाब में इश्तहार दे के वो कह रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं, इश्तहार चल रहा है आपके चैनल्स के ऊपर कि जिसके अंदर टिड्डी दल है मुझे पता हम पहुँच जाएंगे, लेकिन इसके अंदर भी 60 करोड़ टिड्डी दल के चक्कर में खा गए। गंदम पहले 15 अरब का स्कैंडल था और अब 7 अरब का स्कैंडल अभी बना है। ये कह रहे हैं ना कि हमने भिजवा दिया, नहीं भाई, आपने नहीं भिजवाया नैब को। आप तो अपना हर केस भिजवाते हैं, जहाँ कहीं आपकी टांगें फंस रही होती हैं, बड़े लोग फंस रहे होते हैं, उस केस को एंटी करप्शन में भेज देते हैं। नीचे अफसरों से पैसे ले लेते हैं, जो बड़े अपने सियासी लोग होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। ये SOP है, जो केस आए ताकि आगे ना जाए, जो केस आए आगे ना जाए, अपने लोगों को बचा लो, नीचे वालों से माल कमा लो। ये है कि इनकी SOP चल रही है और सिंध गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो गंदम में भी किसी और ने भिजवाया है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने शायद उसको भिजवाया है कि जिसको नैब में इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके अलावा RO प्लांट्स
चलिए मेरे साथ, मुझे आज थर जाना था लेकिन मुझे वहाँ पानी के टैंकर ना मिल सके। आज मैंने थर जाना था, पानी के टैंकर वहाँ देने थे गोठों में, मुझे टैंकर ख़रीदे भी ना जा सके। चलिए थर एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट, 1 अरब से ज़्यादा का, वो बंद पड़ा है। एशिया के सबसे बड़े आरओ प्लांट के सामने 100 घरों में गधों के ऊपर पानी लाकर लोग पीते हैं, मशकों में पानी पी रहे हैं। एशिया का अरबों रुपए का 7.5 अरब के आरओ प्लांट्स, उमर जिब्रान, ओजे, ओसिस, उसके भी पैसे आपको पता है JIT में कहाँ चले गए थे। आज थर के आरओ प्लांट, उमर जिलानी, आज थरपारकर के आरओ प्लांट बंद पड़े हैं, थरपारकर के कुएं खाली हैं, थर प्यासा है और आप यहाँ ड्रामेबाजी में लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ थर को पानी कौन देगा? थर को हेल्थ कार्ड हमने दे दिया। आज मुझे जाना था, चलिए चंद दिनों में थर चलते हैं। जुल्म देखिए, वहाँ लोगों को बूंद बूंद पानी को थर के लोग तरस गए हैं। हाल तो कराची में भी यही है। ये मेरे हल्के में रहते हैं मक्सी साहब, पूछो पानी देखने को नहीं मिल रहा है, टैंकरों से पानी आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। फैक्ट्रियों को पानी जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को पानी जा रहा है, टैंकर माफिया को पानी मिल रहा है। ये कैसा पानी है जो हाइड्रेंट में तो निकलता है, नलके से नहीं निकलता? ये कैसी हुकूमत है? हाइड्रेंट वाले को बड़ी बड़ी 8-8 इंच 10-10 इंच के कनेक्शन मिलते हैं, 1 इंच का पानी घर में नहीं निकलता। ये कौन से इस शहर को करबला इन्होंने बना दिया है। मैं कहता हूँ तुम्हारे साथ भी यजीदों जैसा हाल होगा। तुम यजीद हो इस वक्त, इसके इस दुनिया के यजीद तुम लोग हो। तुमने पानी बंद कर दिया पूरी कौम का, पूरे सिंध का तुमने पानी बंद कर दिया। मैं आपको फैक्ट दूंगा, मुझे पता है ये सारी मेरी तकरीर नहीं चलनी आपके यहाँ, लेकिन मुझे सिंध के अवाम से बात कर रहा हूँ, लाइव बात भी कर रहा हूँ मैं। आप बताइए इस बात को कि हो क्या रहा है हमारे साथ। गंदुम के साथ इन्होंने क्या कर दिया, टिड्डी दल का मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा अब मैं कहता हूँ कि ये कहते हैं कि क्या दिया वफाक ने, क्या दिया। तो मेरे सारे टेंट हुए ना, एक लाख 1,56,000 सूट दिए जा चुके हैं वफाक की जानिब से सिंध को। 1,56,000 डॉक्टर के सूट किसी को नजर आए? KN95 मास्क NDMA ने दिए 2,03,000, N95 मास्क 32,000, फेस मास्क 8,30,000, ये NDMA की जानिब से दिए गए हैं सब कुछ इनको। चश्मे 8,777, ग्लव्स पेयर 2,41,000, इसी तरह के सर्जिकल ग्लव्स दिए गए हैं। सर्जिकल कैप्स 94,000, गाउन्स 25,000, फेस शील्ड 9,000, बूट शूज़ 57,000। और उसके अलावा जो कपड़ा दिया गया जैकमा का 2 लाख, फैब्रिक क्लॉथ जैकमा का 2 लाख मीटर वो दिया, 2 लाख वो दिया गया। बायो हैज़र्ड 90,000, ये सब चीज़ें हम दे चुके हैं इनको। ये कहते हैं, कल शाह साहब एक फरमा रहे थे कि जी 1 वेंटिलेटर हमें नहीं दिया, 1 वेंटिलेटर नहीं दिया, लेकिन $1 करोड़ सबसे पहले आपको दिया। ये सारे वेंटिलेटर खरीद लेते ना, 5,500 अरब का, 5,500 अरब का बजट इनके पास मौजूद है। 5,500 अरब का बजट 10 साल में इनके पास रहा, और उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि आज वेंटिलेटर्स भी इनके पास नहीं है। और आपको बताना चाहता हूँ कि किस अंदाज से इन्होंने सिंध भर के सैकड़ों अस्पताल जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, और ट्रामा सेंटर्स इनके बंद पड़े हुए हैं। मैं कहता हूं कि 5,500 अरब के अंदर सिंध के अस्पताल बंद हैं। सिंध के अंदर वैक्सीन नहीं है, एड्स की वैक्सीन नहीं थी, कुत्तों की वैक्सीन नहीं थी, और 5,500 सिंध के अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों से एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। अभी मुझे पता चला है कि इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों किए जा रहे हैं ये एग्रीमेंट्स। और उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि आपने देख लिया कि जोड़ी नवाज जरदारी की जोड़ी, परसों आपने खबर देखी होगी, नैब ने इनको बुलाया दोनों को, सुरमाओं को। गाड़ी आई थी सऊदी अरब से, अनवर मजीद ओमनी ने उसके पैसे, गाड़ियों के ड्यूटी जमा कराई जाली अकाउंट से, और तोहफे में बाप का माल था, इनके तोशा खाने का माल था। तुम्हारे बाप का माल नहीं था, एक नवाज शरीफ को तोहफा कर दिया, एक जरदारी को तोहफा कर दी। ये सरकार का पैसा होता है, ये गरीब आवाम का पैसा होता है, ये कोई नहीं होता। अब वो गाड़ियाँ उनको दे दो आज इन सब के। और मैं तफसील बता दूं, कल जिस अंदाज से शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो इनको मिर्चें लगी ना, शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो मिर्चें लगी, उसका सबूत है कि अब तो चोर पकड़ा गया। वो कहते हैं ना, सियाना कौवा 2 टांगों से फंसता है। शहबाज शरीफ साहब, इनका नाम शहबाज शरीफ का ECL में डलना चाहिए।
और मैं कहता हूँ इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए। और उसके बाद में आजकल बड़ा वज़ीर आला साहब के, मैं कहता हूँ वो लोग जो इनकी फ़ॉरेन की डिग्रियाँ देखकर इनसे मरूब हो जाते हैं, जो कहते हैं कि मुराद अली शाह साहब लंदन से ये पढ़ा, वहाँ से ये पढ़ा, इस बैंक में नौकरी की, इस दौरान उनकी फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग हो गई है और ये ट्रेंड तरीके से इन्होंने सिंध को लूटा है अपने फ्रंट मैन्स के ज़रिए। मुराद अली शाह और इनके बहनोई आसिफ हैदर शाह, मैंने बताया कि माशाल्लाह एक पूरा टब्बर है और बाहर कोई लग रहा काबिल भी नहीं है, कोई कारोबार भी नहीं कर सकता। आज आसिफ हैदर शाह के बगैर कोई डिप्टी कमिश्नर लग नहीं सकता। जब तक किसी डिप्टी कमिश्नर को मंथली तय नहीं होगी, पोस्टिंग के पैसे नहीं तय करेगा आसिफ हैदर शाह से और वहाँ से राउट होकर मुराद अली शाह के घर तक पहुँचेंगे, कोई डीसी नहीं लग सकता। सिंध में ब्यूरोक्रेसी आसिफ हैदर शाह के कहने पे चलती है, भत्ता उसको देती है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारी। बैठा है वो इस्लामाबाद में है, बैठा रहे, हमें उससे कुछ नहीं है, हम तुम्हारी तरह नहीं है कि रिश्तेदारों को जाके हम वो करें। बैठा इस्लामाबाद में। सिंध आज भी आसिफ हैदर शाह चला रहे हैं। तमाम सेक्रेटरीज जो जिसे पिया चाहे वही सुहागन, जिसे आसिफ हैदर शाह चाहे पोस्टिंग उसी को मिल सकती है। और इस तरीके से एक मसाज सेंटर के अंदर भी पार्टनर है भाई। ओमनी में तो सुना था, शुगर मिलों में सुना था, डिफेंस फेज 8 के मसाज सेंटर में, एजाज काजी साहब के मसाज सेंटर में भी आसिफ हैदर शाह और मुराद अली शाह पार्टनर। एक और एजाज काजी हर जगह मुराद अली शाह के साथ क्यों, JIT के बाद उसको छुपा दिया है। आप शाह साहब क्या करने जाते थे उसके मसाज सेंटर पर? इसकी तफसीलात इंशाल्लाह कोरोना निकले एक एक इशू पे एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि एजाज काजी से क्या रिश्ता, कहाँ का रिश्ता। और उसके अलावा आगा वासिफ को मुराद अली शाह साहब क्यों चाइना छोड़ के आ गए थे? आगा वासिफ फाइनेंस में आपके साथ होता था, आगा वासिफ को इंटरपोल के साथ वापस लाया जाए, आगा वासिफ के असासों को देखा जाए, आगा वासिफ, आसिफ हैदर शाह, मुराद अली शाह, इनके नेक्सस को ढूंढा जाए। यहाँ से जाते हैं चाइना, चाइना से रवाना आगा वासिफ गया, मुराद अली शाह वापस बड़ी हंगामी तरीके से गए थे, बड़ा ज़रूरी काम है चाइना में, JIT से परमिशन लेकर गए थे, आगा वासिफ को भगाने गए थे। JIT के बाद एजाज काजी को भी ज़ेर ज़मीन किया, खुफिया तरीके से मिलते होंगे। उसके अलावा तो मैंने बताए थे, मतलब ये भी बहनोई साहब। एक और हमारे एजाज शाह साहब जो इनके बहनोई, वो एजाज शाह DC हैदराबाद होते थे, वो भी इनके बहनोई हैं। वो भी 98 में भाग गए थे, 2010 में तमाम बेनिफिट देकर बहाल किया गया और उसके बाद खोसौजा ज़्यादती की मटियारी में किस किस से उनके भी बहनों आसिफ हैदर शाह को उधर सिंध में एक और आसिफ शाह सेवन वाले हाजन शाह साहब भी निकला, मैं भूल गया था उस दिन। हाजन शाह साहब भी एक किरदार है मुराद अली शाह के पीछे। मुराद अली शाह के जो पीछे किरदार है, मेन कैरेक्टर है उसके आसिफ हैदर शाह, इन्वेस्टिगेट करे। रापोट्रो, बच्चल रापोट्रो इन्वेस्टिगेट करें। एक्साइज इंस्पेक्टर सिकंदर रापोट्रो आज MNA साहब है, इन्वेस्टिगेट करें। उसके अलावा सलीम बाजारी फ्रंटमैन, इन्वेस्टिगेट करें। हाजन शाह फ्रंटमैन, इन्वेस्टिगेट करें। आबिद शाह मेंबर लगा दिए, वो बहनोई साहब का भाई है, उसको मेंबर लगा दिया। मतलब एक बहनोई, दो बहनोई, तीन बहनोई, चार बहनोई, पांच बहनोई, सारे रिश्तेदार एडजस्ट कर दिए। मैं कहता हूँ मुराद अली शाह साहब, आपसे, आप इसके सॉफ्ट फेस के सामने, आपकी टेढ़ी मुंह से बोली अंग्रेज़ी के सामने, आप लोगों के घरों में घुसे और लोग समझो आपको छोड़ देगा कोई? हम ये घटिया लोग नहीं थे ना, मैं घटिया काम करना चाहता था, लेकिन जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तो मैं समझना चाहता हूँ कि आज के लिए बहुत है, इंशाल्लाह किस्तवार। मेहरबानी। आपसे एक सवाल ये है कि आप कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं, जो लोग मर गए उनके लिए बात कर रहे हैं, जो लोग दाखिला अस्पताल में उनके लिए बात कर रहे हैं। 20 सोमरो जो साथी हैं जो कि आपके साथ हर प्रोग्राम में लम्हा नजर आते हैं, वो कल से जो है बेयार मददगार होने के से मौजूद है। क्या PTI गवर्नर ने फ़ोन किया था? अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि वो साफ़ी हैं, मैं उन पर सियासत, आप कहते हैं कि आप उन पर सियासत का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रात को उनसे बात हुई। मैंने उनसे कहा हमीद भाई आपको अगर, उन्होंने कहा मैं, अब सुन लो ना, मैं नहीं चाह रहा था, क्या कहते हैं सहाफ़ी सियासत कर रहे हैं। मेरी हमीद सोमरो साहब से बात हुई, सुने JNN का सहाफ़ी हमारा भाई हमारे साथ होता था। उन्होंने कहा कि जी मुझे तकलीफ़ फ़ील हुई, मैंने रब्ता किया, मुराद अली शाह साहब से भी रब्ता हो गया वहाँ। अब आप देख लो हमीद सोमरो के साथ जो हो रहा है, आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा। मुराद अली शाह साहब से रब्ता हो गया, एक ड्रामेबाज मुर्तज़ा वहाब से भी रब्ता हो गया, सिंध हुकूमत, एक और वज़ीर से भी रब्ता हो गया। उन्होंने कहा कि जी गाड़ी आ रही है, आपको जाएंगी ओझा में जाके इंशाल्लाह, आइसोलेशन सेंटर मौजूद, हर चीज़ ठीक। गवर्नर सिंध ने उनको खैरियत के लिए फ़ोन किया,
मैंने भी उनको फ़ोन किया। जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे मुझे हो गए, लवारिस हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है, थर्मामीटर तक नहीं लगाया गया, मैं यहाँ आके फंस चुका हूँ, कोई इलाज नहीं है, गंदगी है, ना डॉक्टर है ना कोई पूछने वाला। मैंने कहा भाई आपकी तो मुराद अली, कह लेंगे मुराद, अब कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। वो हमीद सुमरो जो आपके लिए लिखता है, मैं समझता हूँ अक्सर उसकी खबरें वो लाजमी हक कोई करता है, लेकिन फिर भी वो आपका सपोर्टर है, होता है साफ़ियों के अंदर भी, मतलब वो अच्छा आपके साथ ताल्लुक़ है उसके। वो जिस शख्स की मुराद अली शाह से बात हो जाए, मुर्तज़ा वहाब से बात हो जाए, सिंध हुकूमत जिनके ज़ेर इंतज़ाम हेल्थ है, हमारे पास हेल्थ नहीं है भाई साहब, हेल्थ नहीं है हमारे पास, सिंध के पास है, 18वीं तरमीम है, उसके बावजूद अभी तक मैंने उनसे रात को खुद कहा पूछ सकते हैं, मैंने कहा मैं खुद गाड़ी लेकर आ सकता हूँ, अगर आप कहें मैं आपके साथ खुद आता हूँ, जो होगा मैं अपने आप कवर करके चलाया था। उन्होंने कहा मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से जाना है वापस, चलो सुबह तक देख लेता हूँ। मैं कहता हूँ जो मैंने वही कह रहा था ना, गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये कोई VIP होता या हमीद सुमरो ना होता या कोई और आपकी कैबिनेट का सुमरो होता तो देखो आगा खान के दरवाजे खुले होते, पैसे दिए जा रहे होते, बड़े बड़े अस्पताल के दरवाजे खुले होते। एक गरीब आम आदमी वो जलील वही बात की ना जी, जो कादिर सुमरो को कब्र में कहाँ डाल दिया जाता है, VIP का कब्रिस्तान कहाँ होता है, उस बुजुर्ग खातून का कब्र किधर होती है, आम VIP की कब्र किधर होती है, हमीद सुमरो का इलाज क्यों नहीं होता, बड़े का इलाज कैसे होता है, जवाब दिया जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ पंजाब में कोरोना से मुतासरा सहाफ़ियों के लिए पैसों का ऐलान कर दिया गया है, लाख रुपए फौरी तौर पर, खुदा न खास्ता 10 लाख रुपए किसी और सूरत में। सिंध में क्या कर रही है, मैं बात करता हूँ ना जी, इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं कहता हूँ सवाल है, हमीद सुमरो क्या हमीद सुमरो है और भी साफ़ी है जो बेचारे अभी एक को कार्डियो लेके गए जो साफ़ी नहीं है, मीडिया से है, उसको इंडस हॉस्पिटल में फूल फूलने गया, इंडस हॉस्पिटल भेज दिया। कोई हॉस्पिटल में इमरजेंसी नहीं हो रही है, कोई किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, एज पे हो रहा है, कुछ हो रहा है, सबको इंडस। देखिए दूसरी बात, आप वफाक के नुमाइंदे हैं हलीम भाई, जब वफाक ने पंजाब में किया पूरे साफियों के लिए, क्या सिंध में ही आप ही करा दें वफाक से? अगर ये नहीं करेंगे, जो ये नहीं करेंगे, करना तो चाहिए, हम करेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना कीजिए, वफाक से बात करेंगे। और OPDs हुकूमत अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद OPDs बंद पड़ी हैं, OPDs में नहीं लिया जा रहा। बड़े बड़े अस्पताल खरबों रुपए कमाए हैं इस मुल्क से, उन्होंने आज इस वक्त के अंदर छोड़ दिया उन्होंने। उनको चाहिए था अपना अलग वार्ड बना देते कोरोना के लिए। बड़े बड़े नामी गिरामी अस्पताल आज के वक्त में उन्होंने कराची वालों को छोड़ दिया, इस शहर से सूबे से कमाया उन्होंने और आज छोड़ दिया। बड़े बड़े नामी गिरामी, नाम ले लेंगे आइंदा। हमीद सुमरो के साथ हम साथ खड़े हैं और जिस किस्म की उन्हें हमसे मदद चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्राइवेट इलाज अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं, हम हाजिर हैं उसके लिए। इनको तो गैरत नहीं आएगी सिंध के हुक्मरानों को, पूछ लीजिए हमीद भाई से, मैं भी पूछता हूँ, जहाँ जाना चाहें जो भी उनका इलाज होगा हम करा के देंगे, हम हाजिर हैं उसके। मेरा ख्याल है सिंध के अवाम नाक तक भर चुके हैं और जिस अंदाज से इन्होंने सिंध को लूटा है, सिंध को तबाह किया, सिंध के लोग पहचान चुके हैं। वो है ना सिंधी का एक बड़ा मुहावरा है कि जी दो रहा है गिदड़न जो मयार ना है गिदड़न ते पंजा कुत्ता ही भाड़ा होया। तो सिंध के लोग इनको पहचान चुके हैं कि जिनकी जिम्मेदारी सिंध की मिली, जिन्होंने सिंध के लिए कुछ नहीं किया, तो लावारिस सिंध को नहीं छोड़ा जाएगा। और आप देखिएगा अनकरीब आपको बहुत कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आएगा। तफसील में नहीं जा रहा, कुछ और देखते हैं। थैंक यू सर।